नमस्कार। आज की हमारी चर्चा उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है, खास तौर पर उन सभी के लिए जो यूपीपीएससी, लेखपाल या पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के पहले अध्याय के नोट्स की तरह है, लेकिन हम इसे सिर्फ पढ़ने नहीं वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद इन तथ्यों को एक कहानी में पिरोना है, ताकि ये सिर्फ याद न रहें बल्कि समझ में भी आएं। और इन नोट्स में कुछ मजेदार तरकीबें भी हैं। तो चलिए एक सवाल से इस सफर की शुरुआत करते हैं। जिस प्रदेश को आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था, तो फिर इसकी पहचान कैसे बनी? इसका नाम, इसकी राजधानी, इसके प्रतीक चिन्ह, ये सब कैसे तय हुए? और क्यों तय हुए, ये भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके नामकरण के इतिहास से। ये टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोट्स में देखें तो 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। काफी सीधा साधा नाम है, मतलब बस दिशा के आधार पर। हाँ बिल्कुल, लगता है जैसे किसी अफसर ने नक्शे पर एक इलाका खींचकर उसका नाम रख दिया हो। बहुत ही प्रशासनिक सा। सही बात है। ये ब्रिटिश भारत का नक्शा था, जहां नाम संस्कृति या इतिहास से नहीं बल्कि दिशा और प्रशासन की सहूलियत से तय होते थे। फिर 1877 में इसमें आगरा और अवध भी जुड़ गया। अच्छा, तो नाम और लंबा हो गया होगा। हाँ, ये हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। मतलब जैसे किसी के नाम के साथ उसका पूरा पता जोड़ दिया गया हो। हाँ, बिल्कुल। ये दरअसल प्रशासनिक विलय को दिखाता है। अवध का पूरी तरह से विलय हो चुका था और अब उसे आधिकारिक नाम में जगह देना जरूरी था। और फिर यहाँ से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। 1902 में जी। नाम को थोड़ा सुधारा गया और ये बना आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। यहाँ पहली बार संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस शब्द आया। ये एक बड़ा बदलाव था। हाँ, सिर्फ दिशा बताने वाले नाम से हटकर एक ऐसी पहचान की तरफ बढ़ना जो जुड़ने या एकजुट होने का संकेत दे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। संयुक्त शब्द का आना महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये उस दौर की राजनीति को भी दर्शाता है। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे एक एकीकृत राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई की चेतना बन रही थी। और फिर 1937 में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, नाम को और सरल कर दिया गया। सिर्फ संयुक्त प्रांत। जी, सिर्फ संयुक्त प्रांत। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि संयुक्त प्रांत नाम कब से प्रभावी हुआ। और आखिरकार आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। एकदम सही। और इसीलिए तो अब इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक तरह से राज्य के आधुनिक अवतार का जन्मदिन है। वाह, एक प्रांत से प्रदेश बनने का सफर है। बिल्कुल, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है। तो जैसे जैसे नाम बदला वैसे वैसे सत्ता का केंद्र यानी राजधानी भी बदलती रही। ये भी एक कमाल की कहानी है। नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक दी है। एपीएल, क्रिकेट के आईपीएल की तरह। एपीएल, अच्छा। ए से आगरा, पी से प्रयागराज और एल से लखनऊ। पर सवाल ये है कि ये बदलाव हुए क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ शहरों का बदलना नहीं बल्कि सत्ता की प्रकृति का बदलना था। ए यानी आगरा 1836 से वो मुगलिया सल्तनत की विरासत थी। अच्छा, तो अंग्रेजों ने उसी पुराने शक्ति केंद्र को अपना लिया? हाँ, शुरुआत में उनके लिए वही सबसे आसान था। लेकिन फिर 1858 में राजधानी प्रयागराज चली गई। ये साल तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद का है। इसका कोई सीधा कनेक्शन है? अरे सीधा कनेक्शन है, ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं था। 1857 के गदर ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। तो उन्हें एक ज्यादा सुरक्षित जगह चाहिए थी। सुरक्षित भी और रणनीतिक रूप से बेहतर भी, जहां से गंगा के रास्ते पूरे उत्तर भारत पर नजर रखी जा सके। प्रयागराज, जिसे तब इलाहाबाद कहते थे, इन सभी पैमानों पर खरा उतरता था। वो ब्रिटिश सत्ता का नया मजबूत गढ़ बना। और फिर एल यानी लखनऊ 1921 में आंशिक और 1935 से पूरी तरह से राजधानी बन गया। ये बदलाव क्यों हुआ? प्रयागराज तो ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था ही। यहाँ राजनीति और संस्कृति का खेल है। 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवाद तेज हो रहा था। लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं था, वो अवध की तहजीब का केंद्र था। बिल्कुल, वो नवाबी तहजीब, कला और एक तरह से उस पुरानी भारतीय शान का प्रतीक था। लखनऊ को राजधानी बनाना एक तरह से उस सांस्कृतिक पहचान को वापस मुख्य धारा में लाने और स्थानीय अभिजात वर्ग को साधने की एक राजनीतिक कोशिश थी। वाह,
तो ये APL का सफर असल में मुगल विरासत से ब्रिटिश प्रशासनिक मजबूती और फिर वापस सांस्कृतिक राजनीतिक केंद्र की ओर लौटने की कहानी है। अब ये ट्रिक सिर्फ रटने की चीज नहीं रही। सही बात है। चलिए अब पहचान की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और राज्य के प्रतीकों पर आते हैं। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे एक नंबर दिलाते हैं। हाँ, ये तो जरूर याद होने चाहिए। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प पलाश, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। हाँ, ये एक लिस्ट की तरह लग सकते हैं, पर इनके पीछे भी कोई वजह होगी। जरूर है। जैसे बारहसिंघा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की खास पहचान है। अच्छा। सारस क्रेन की जोड़ी हमेशा साथ रहती है, जो वफादारी और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। और पलाश, जब ये खिलता है तो पूरा जंगल सिंदूरी हो जाता है। ये ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। तो ये प्रतीक सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये प्रदेश की प्रकृति और संस्कृति का सार हैं। बिल्कुल। इन सब में राजकीय चिन्ह सबसे ज्यादा दिलचस्प है। नोट्स में बताया गया है कि ये 1938 में स्वीकृत हुआ। एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीरधनुष। जी। मछलियां और तीरधनुष का एक साथ होना, इसका क्या मतलब है? ये चिन्ह अपने आप में उत्तर प्रदेश की आत्मा है। 2 मछलियां अवध के नवाबों का शाही प्रतीक थीं, जो मुस्लिम शासन की विरासत को दर्शाती हैं। और तीरधनुष? वही तीरधनुष भगवान राम का प्रतीक है, जिनका सीधा संबंध अयोध्या से है, यानी सनातन परंपरा की विरासत। अरे वाह! 1938 का साल सोचिए। देश में आज़ादी की लड़ाई चरम पर है, सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में एक ऐसा चिन्ह अपनाना जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शासकों की विरासत को बराबर का सम्मान दिया गया हो, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत शक्तिशाली बयान था। तो ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा संदेश था। ये जानना कि इसे 1938 में अपनाया गया, इस पूरे चिन्ह को एक नया आयाम देता है। सही बात है। तो इस चिन्ह ने प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को समेट लिया। अब देखते हैं कि ये पहचान आज के प्रशासनिक नक्शे पर कैसी दिखती है। प्रदेश का ढांचा कैसा है? आज के उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। ये आंकड़े तो लगभग हर तैयारी करने वाले को पता होते हैं। हाँ, ये तो बेसिक है। लेकिन जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये संरचना स्थिर नहीं है। जैसे 18वां यानी सबसे नया मंडल अलीगढ़ है, जो 2008 में बनाया गया। अच्छा, ये हाल ही की बात है? जी। ये दिखाता है कि बेहतर प्रशासन के लिए समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक हिस्सा है NCR, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली का पड़ोसी होने का फायदा। हाँ, इसके 8 जिले NCR में आते हैं। नोट्स में इन्हें याद रखने की एक ट्रिक है, मेघ गा ब ब हामू शा। हाँ, ये निमोनिक्स बहुत काम के होते हैं। हाँ, यानी मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। पर मेरा सवाल ये है कि शामली जैसे जिले के NCR में सबसे आखिर में जुड़ने का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक टैग है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक टैग नहीं है। NCR में शामिल होने का मतलब है कि उस जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष फंड मिलता है। अच्छा, माँ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, बिजली, पानी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। रियल एस्टेट और उद्योगों के लिए वो एक आकर्षक जगह बन जाती है। तो हाँ, शामली के लिए NCR में जुड़ना विकास की एक नई राह खोलने जैसा है। तो ये जानना कि कौन सा जिला सबसे नया है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं सीमाओं की। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है। कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिला के 9। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसे याद कैसे रखा जाए? सबसे अच्छा तरीका है नक्शे को दिमाग में बिठाना और दिशा के हिसाब से चलना। उत्तर में देखिए, पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। जी। और हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर जिले की सबसे छोटी सीमा लगती है। यह अक्सर एक ट्रिकी सवाल बनता है। ठीक है, उत्तर में पहाड़ हो गए, फिर पश्चिम में आते हैं हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। और दक्षिण में है मध्य प्रदेश, जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है। ये 11 जिलों को छूती है। 11 जिले? और सोनभद्र खुद एक अनोखा जिला है। वो कैसे? ये 4 राज्यों को छूता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है। वाह, ये तो कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और पूरब में बिहार और झारखंड तो हैं ही। ये तो हो गई राष्ट्रीय सीमाएं।
लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, नेपाल के साथ। जी। और नोट्स में इसके लिए भी एक ट्रिक है जो एक पूरी कहानी जैसी है। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। हाँ हाँ, ये तो काफी विस्तृत है, लेकिन इस तरह की तरकीबें काफी काम आती हैं जब आपको 7 जिलों का क्रम याद रखना हो। हाँ, इससे जिले निकलते हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। बिल्कुल, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं, और ये सिर्फ एक सीमा नहीं है, ये व्यापार, संस्कृति और लोगों के आपसी रिश्तों का एक बहुत बड़ा गलियारा है। चलिए अब कुछ सीधे सीधे आंकड़ों पर आते हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर अपने आप में शायद उतना याद न रहे, लेकिन जब हम इसे भारत के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में देखते हैं तो इसका महत्व समझ आता है। सही बात है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। सोचिए, देश का लगभग 7.5% भूभाग सिर्फ एक राज्य के पास है। और हम क्षेत्रफल में चौथे सबसे बड़े राज्य हैं। जी, जनसंख्या में तो हम पहले नंबर पर हैं ही। और इस चौथे नंबर को याद रखने के लिए भी नोट्स में एक मजेदार ट्रिक है, रामू। रामू। हाँ, यानी सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश। ये क्रम अक्सर परीक्षाओं में गड़बड़ा जाता है, लेकिन रामू से ये आसानी से याद रहेगा। बिल्कुल। और ये विशालता सिर्फ राज्य के स्तर पर नहीं, राज्य के भीतर भी दिखती है। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। राज्य का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, और वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटा जिला हापुड़ है। एक ही प्रदेश के अंदर जमीन के आकार में इतनी बड़ी विषमता होना, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में कई छोटे छोटे प्रदेशों को समेटे हुए है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश की पहचान की कई परतों को खोला, उसके नाम के सफर से लेकर राजधानी के बदलाव के पीछे की राजनीति, राजकीय प्रतीकों के गहरे अर्थ, और उसकी विशाल सीमाओं और प्रशासनिक ढांचे को समझा, और साथ ही एपीएल और रामू जैसी कुछ बेहतरीन तरकीबें भी सीखी। ये केवल परीक्षा के लिए तथ्य नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर उत्तर प्रदेश की गहरी समझ बनती है। हाँ, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल। एक बार जब आप ये ढांचा समझ जाते हैं, तो फिर राज्य के इतिहास, अर्थव्यवस्था या समाज जैसे जटिल विषयों को समझना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। सही कहा। जब तक हमें नक्शा और ढांचा ही नहीं पता होगा, हम उसके अंदर की कहानियों को सही जगह पर कैसे फिट करेंगे। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे की बात की, पर सोचने वाली बात यह है कि इस ढांचे के अंदर उत्तर प्रदेश के लोगों, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास ने इसे कैसे आकार दिया है। मतलब क्या सबसे पश्चिमी जिले शामली और सबसे पूर्वी जिले बलिया में सिर्फ भूगोल का ही अंतर है, या उनकी बोलियों, उनके रहन-सहन और उनकी सोच में भी उतना ही फर्क है? ये सीमाएं जो नक्शे पर खींची हैं, क्या वो जमीन पर भी उतनी ही सख्त है?